हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। देखिए, ये क्लास 12th का 2024 का मॉडल पेपर है जो कि हिंदी का है। आइए एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इसी के आधार पर हम लोग 2025 की बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन कितने नंबर में दे रहा है। देखिए, आपको सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट आपका समय रहेगा करने के लिए आपको, जिसमें प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और 3 घंटे प्रश्न को हल करने के लिए आपको दिया जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया है। पहला में दिया है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। मान लीजिए दिया है कि भारतेंदु युग पहला, दूसरा दिया है द्विवेदी युग, तीसरा दिया है शुक्ल युग और चौथा दिया है शुक्लोत्तर युग। मान लीजिए चारों में से आपको अगर आंसर पता है तो आप उस पर टिक कर दीजिए। मान लीजिए माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, ये द्विवेदी युग में प्रकाशित। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाए। इस पर हम राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ख में देखेंगे कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद और तीसरा है अज्ञेय और चौथा है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, आपको जो पता होगा इसमें से राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, इसका राइट आंसर अज्ञेय हो जाएगा। ग देखते हैं, कफन किस विधा की रचना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है उपन्यास, दूसरा दिया है नाटक, तीसरा दिया है कहानी और चौथा दिया है संस्मरण। इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से जो सही रहेगा आप उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। कफन किस विधा की रचना है, ये हो जाएगा कहानी, ठीक है। कहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घ में देखते हैं कि मैला आंचल उपन्यास है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। आंचलिक, दूसरा दिया है ऐतिहासिक, तीसरा दिया है मनोवैज्ञानिक और चौथा दिया है धार्मिक। इसमें से जो सही रहेगा उस पर हम ट्रिक मारेंगे। इसमें से पहला वाला सही रहेगा, आंचलिक, ठीक है। अंगना में देखते हैं, अंधा युग रचना के लेखक हैं। अंधा युग रचना के लेखक हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। पहला धर्मवीर भारती, दूसरा रामकुमार वर्मा, तीसरा मोहन राकेश और चौथा जैनेन्द्र कुमार। इसमें से पहला हो जाएगा सही, धर्मवीर भारती। देखिए 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़कर उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा में दिया है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, इसमें ये 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। पहला है अवधी, दूसरा है ब्रज, तीसरा है मैथिली और चौथा है खड़ी बोली। इसमें पहला सही हो जाएगा अवधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाल रासो की रचना काल है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोग लगा लीजिए एक बार क्वेश्चन, एक बार इसको याद कर लीजिएगा। परमाल रासो की रचना काल है। पहला दिया है आदिकाल, दूसरा दिया है भक्ति काल, तीसरा दिया है रीतिकाल और चौथा दिया है आदिकाल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल।
ग ऑप्शन देखते हैं कि छायावाद की रचना नहीं है। छायावाद की रचना नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला होगा कामायनी, दूसरा साकेत, तीसरा सरोज स्मृति, चौथा नौका विहार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत। साकेत जो है ये छायावाद रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत ने, अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? पहला है काला कंकार, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है वाराणसी, चौथा है इलाहाबाद। दोस्तों इसका राइट आंसर तो हमको नहीं पता है, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग। वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा को, तीसरा है मैत्रेयी पुष्पा को, चौथा है लक्ष्मीबाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। ठीक है दोस्तों, आप लोग घ वाले का आंसर कमेंट में बताइएगा हमको। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको किस प्रकार से गद्यांश में पूछता है, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहर्षों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। इसी में से दोस्तों 5 क्वेश्चन आएगा, इसी में से छांट कर आपको लिखना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसी में इसका आंसर छुपा रहता है। आप लोग को एकदम इसको आराम से पढ़ना है बहुत अच्छे से, और इसका आंसर इसी में से आपको देना है। ठीक है, पहले तो इसका पाठ का नाम याद रहना चाहिए, और जो लिखा है उसके कवि का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें से जन का प्रवाह किस तरह होता है, इसमें दिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। इसी में से 5 क्वेश्चन को आप लोग आराम से इसी में से छांट कर आप लोग दे देंगे। पाठ का नाम लिखना है, और जो लेखक हैं उन लेखक का नाम लिखना है। फिर जो रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखा से ये खींची गई है, इनका व्याख्या करना है। जो रेखा खींची गई है उनको आप लोग उसका व्याख्या करेंगे, और इसमें सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है आप लोग इसमें, इसी का आंसर छुपा रहता है। आप लोग इसी में से छांट कर इसका दे देंगे। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में से इसका आंसर छुपा है। ठीक है, देखिए इसमें अथवा में करके एक और क्वेश्चन देगा। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको वो कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें से क्वेश्चन दे रहा है अथवा में। दिया है कि रमणीयता और नित्य नूतना अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। नित्य नूतना किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। इसमें भी आपको पाठ का नाम याद रहना चाहिए, और उस लेखक का नाम याद रहना चाहिए जो इसको लिखा है। ठीक है, इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ से रेखा
खींची गई है, जहाँ तक ले खींची गई उसी का व्याख्या आप लोग को करना है और बाकी का नहीं करना है। ये भी प्रश्न इसी में से इसका आंसर आपको छांट कर देना है। और ये 5 प्रश्न हैं, पाँचों 2-2 नंबर का है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 नंबर का। ये हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। इसी में से आपको छांट कर आप आराम से दे दीजिए। इसको एक बार आराम से पढ़िएगा और इसी में से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये गद्यांश हो गया, ये पदांश है, ठीक है। ये भी 10 नंबर का और ये भी 10 नंबर का। पदांश में दिया है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल ना गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। देखिए इसका भी पाठ का नाम और लेखक का नाम याद रहना चाहिए। जो आपको अगर पाठ का नाम लेखक का नाम याद कर लिए, आपको 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपने 2 नंबर का काम कर दिया। अगर पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लिए तो 2 नंबर आपका पक्का है। और इसका आंसर इसी में से आपको छांट कर देना है, जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और देखिए इस पदांश में क्या करना है, इस पदांश में भी रेखांकित अंश है, उसका भी व्याख्या आपको करना है। ये भी 10 नंबर का है, गद्यांश भी और पदांश भी 10 नंबर का है, दोनों मिलकर 20 नंबर का है, जो कि बहुत बेहद आसान है। कोई भी ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आपको इसी में 5 प्रश्न का इसी में से आंसर आपको छांट कर देना है। बस आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देता है, देखिए इसमें भी अथवा करके दिया है क्वेश्चन, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन दिया है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर लीजिएगा। देखिए दिया है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है। सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। उसी प्रकार से ही करना है। इसमें भी पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और जो 3-4 क्वेश्चन है इसी में से छांट कर आपको आंसर देना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यानी कि आपको किसी एक, ये 3 लेखक हैं, किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। कम से कम आपको 80 शब्द में लिखना है। कम से कम में आपको 80 शब्द में लिखना है। देखिए पहला दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया है हरिशंकर परसाई, तीसरा दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए एक बार। देखिए ख नंबर में क्या बोल रहा है। देखिए ये कवि का बात हो गया, ये लेखक का बात हो गया, अब कवि का बात होगा, ठीक है। देखिए लेखक में 3 लोग आ गए और कवि में भी 3 लोग आएंगे।
निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, इसको भी 80 शब्द में आपको लिखना है। पहला दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और तीसरा दिया है अज्ञेय। देखिए तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार इनको जरूर याद करिएगा। देखिए 6 नंबर में क्या प्रश्न है, लाठी कहानी की कथा वस्तु का सारा लिखिए। सारांश, सारा मतलब सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, इसमें भी 80 शब्द में ही लिखना है। देखिए इसमें भी एक अथवा करके दिया है, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, इन दोनों में से आपको किसी एक का सारांश लिखना है, जो कि ये 5 नंबर आपको मिलेगा इसमें क्वेश्चन में। देखिए 5 नंबर दिया है। देखिए लेखक में भी 5 नंबर आपको दिया जाएगा और कवि में भी आपको 5 नंबर का दिया जाएगा, यानी 5 और 5 10 नंबर का ये कवि और लेखक का जीवन परिचय पर आपको मिलेगा। और एक लाठी कहानी का कथा वस्तु का सारांश लिखना है, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। 7वां क्वेश्चन दिया है कि स्वपठित खंड काव्यों के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में। देखिए इसमें से जो हम लोगों का होगा, जो गाजीपुर ज़िले में, चाहे जो हम लोग तो गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं, जो गाजीपुर ज़िले में चलता होगा और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का होगा, आप लोग इसमें से याद कर लीजिएगा। जैसे हम लोग गाजीपुर ज़िले में त्यागपति हैं, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सर्ग भी दिया गया होगा, आप सर्ग भी याद कर लीजिएगा। ये देखिए 5 नंबर में आता है, हर साल ये फिक्स रहता है कि आएगा। 5 नंबर में ये फिक्स रहता है कि आएगा, क्वेश्चन हर साल आता है। अब 8वां क्वेश्चन दिए, ये संस्कृत का है, ये संस्कृत खंड का संस्कृत का क्वेश्चन अब आएगा। 7 नंबर में क्वेश्चन संस्कृत का दिया है, जो गद्यांश में है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए संस्कृत में क्या लिखा है कि संस्कृता साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भव भूत्यादयो महाकवयः ईश्वकीये ग्रंथ रत्ने अदापि पाठकानां हदि विराजन्ते। इयं भाषा असाभि मार्तसम सम्माननीय वंदनीया च यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं सांस्कृतेन सुरक्षितं शक्यते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। देखिए दोस्तों ये संस्कृत का वर्ड है, थोड़ा कठिन है। इसमें से ही आपको ये नहीं आता है तो अथवा में भी आपको दिया है। देखिए अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भीरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंह राजानं कुर्वन् तत् शक्निगडा हिमवत् प्रदेशे एक्सिम पाषाणे सन्निपत्य मनेषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरंतरम राजा नास्ति। देखिए 2 प्रश्न दिया है, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। मैंने अभी यहीं पर पढ़ दिया इसको।
इसका अलग क्वेश्चन देगा और इसका अलग क्वेश्चन देगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये भी 7 नंबर का है और ये भी 7 नंबर का है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो ये भी 7 नंबर का है और ये भी 7 नंबर का है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है इसमें। देखिए दोस्तों देखिए एक बार आप इसको देख लीजिए। इसमें दिया क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अनुवाद करना है, दोनों में से किसी एक का अनुवाद करना है। आपको ये आ रहा तो इसका अनुवाद कीजिए, अगर आपको ये आ रहा तो इसका अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से घर पर आराम से पढ़िएगा हिंदी में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या देता है। देखिए ख नंबर में क्वेश्चन दिया है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए जल बिंदु निपोतेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विधामना धर्मस्य च धनस्य च। अथवा में भी दिया है कामान दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धा शांता मात्रम मंगलानम धेनु धीरा सुनिता वचा माहू। देखिए संस्कृत का वर्ड है, थोड़ा कठिन है। देखिए ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है ख में भी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर इसका लिखना पड़ेगा। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के जिस पाठ से आपको लेना है उनको आप पाठ का नाम लिख दीजिए और ये इसका अनुवाद कर दीजिए। देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों के एक मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए एक का करना है, मुंह फुलाना एक दिया है, दूसरा दिया है हाथ पीले करना, तीसरा दिया है दाल में काला होना, चौथा दिया है सावन हरे ना भादो सूखे। यानी आपको 4 ऑप्शन देगा, इसमें से एक को करना है। जैसे मुंह फुलाना हो गया, ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए, या हाथ पीले करना इसको कर लीजिए, दाल में काला होना इसको कर लीजिए, या सावन हरे ना भादो सूखे, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आइए देखते हैं आगे क्या दिया है कि इच्छाएं नाना है और नाना विधि है और वे उसे प्रवृत्ति रखती है, उस प्रवृत्ति से वह रह रह कर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभिराग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है, पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट की हाथ लगती है। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है कि प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों रुक जाता है। इसी में से आपको आंसर छांट कर लिखना है, बेहद आसान है। देखिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है और 2 नंबर में ये 4 और एक रेखांकित अंश की व्याख्या जो रेखा खींची गई है उसका ही आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब अगला क्वेश्चन 11वां में देखते हैं क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसम व्यसन, इसमें भी 4 ऑप्शन देगा, आपको उसका राइट आंसर क्लिक करके आपको दिखाना है। जो राइट इसमें से आंसर होगा उसको आपको कर लीजिएगा। दूसरा दिया है कि अन्य 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 अन्य,
इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, अनाज और दूसरा, भोजन और अनेक, गेहूं और चावल, बेकार और दूसरा। ठीक है दोस्तों, हमको इसका आंसर पता नहीं है राइट, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका फुल सॉल्यूशन हम आप लोग के बीच लाएंगे अगर आपको चाहिएगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ दिया है और ये क्वेश्चन और दिया है आगे। दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। इसमें 3 अर्थ दिए गए हैं। पहला दिया है चपला, दूसरा दिया है जीवन, तीसरा दिया है शिव। इसके 2 सही अर्थ लिखना है, जो 2 नंबर का, 1-1 नंबर का है, 2 नंबर का है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए जो शिक्षा देता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, शिक्षक, दूसरा नेता, तीसरा अभिनेता, चौथा संत। जो शिक्षा देता है, आप खुद जानते हैं, जो शिक्षा देता है वो शिक्षक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर शिक्षक हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है, देखिए इसका राइट आंसर आपको क्या होगा। पहला दिया है सर्वज्ञ, महापुरुष, तपस्वी, ब्राह्मण। आप लोग इसका कमेंट में आप लोग भी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हमको नहीं पता है, आप लोग भी इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, जो पता है हम उसका राइट आंसर बता रहे हैं आपको, जो नहीं पता है आप लोग कमेंट में करिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। मैं भोजन कर लिया हूँ। दूसरा दिया है मेरा बड़ा भाई आ रहा है। तीसरा है कि मैं कलम के साथ लिखता हूँ। चौथा है सूर्य पूरब में निकलता था। इसमें से 2 आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए इसमें से देखिए एक दूसरा है कि मेरा बड़ा भाई आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्या कर रहा है, सूर्य पूरब में निकलता है। निकलता था इसमें दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सूर्य पूरब में निकलता है। था के जगह क्या हम इसको कर देंगे, है। सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है। इसका राइट आंसर आपको 2 देना है, 2 हो गया, 2 नंबर का आपका काम हो गया। देखिए 12वां लास्ट क्वेश्चन इसका, देखिए क्या बोल रहा है कि संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस की लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। देखिए एक रस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। और दुख दिया है यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। देखिए 2-2 नंबर का है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए ग नंबर बोल रहा है कि दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। ये भी 2 नंबर का, यानी कि टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। बेहद आसान है, आप लोग एक बार इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और एक बार आप लोग इसको ढंग से आप लोग घर पर आराम से पढ़िएगा इसको, और इसी के बेस पर हो सकता है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम इसी के बेस पर इसी तरह से क्वेश्चन दे सकता है। धन्यवाद दोस्तों।